हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और प्रीडिकेट को हम जानेंगे कि प्रीडिकेट किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और सेंटेंस के अंदर ही एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट, उसे भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इसके कुछ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरे ग्रामर के टॉपिक को इसी तरह कवर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका, ये जितने भी टॉपिक मैंने पहले अभी बताया ये सब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, यानी सेंटेंस के अंदर क्या क्या इतने सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें सबसे पहला है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। तो अभी से हम एक एक करके हम सभी का स्टडी हम करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो कह रहा है एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसे हम दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा और दूसरा हिस्सा प्रीडिकेट कहलाता है। अब हम सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट जो है उसमें क्या होता है ये उसे हम समझते हैं। तो द कह रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस डेट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। तो सब्जेक्ट उसे हम कहेंगे कि जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, जो ये बताता है कि सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अब आइए समझते हैं प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है। तो प्रीडिकेट द सेकेंड पार्ट डेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। पहले तो था सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस के बारे में बताता है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और प्रीडिकेट जो है वो आपका सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जो सेकेंड पार्ट होता है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। ये आपका सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मेघा रीड्स ए बुक। मेघा रीड्स ए बुक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है आपका सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट हो गया। ये पूरे सेंटेंस का बता रहा है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है या फिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और जो सेकेंड पार्ट है वो मेघा के बारे यानी सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो क्या कर रही है, उसके बारे में बता रही है। तो इसे हम इंडिकेट कहेंगे, प्रीडिकेट कहेंगे। जैसे रीड्स अ बुक, तो वो क्या कर रही है, वो एक किताब पढ़ रही है। तो ये आपका प्रीडिकेट हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे हम और ज़रा डिटेल्स से हम पढ़ते हैं ताकि ये और क्लियर समझ में आए। कह रहा है द सब्जेक्ट इज़ ऑलवेज अ नाउन और अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट डज द वर्क ऑफ अ नाउन।
कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है और या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो आपका नाउन वर्क ऑफ अ नाउन, जो नाउन के ऊपर वो काम करता है ना, नाउन के ऊपर उसका वर्क होता है। जैसे एग्जाम्पल, द ओल्ड प्लेस इज कंसीडर्ड हंटेड, ऑल द बॉय आर इन द ग्राउंड, ऑल द बॉयज आर इन द ग्राउंड। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट एक नाउन या फिर प्रोनाउन और या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। ये आपका ये पार्ट्स जो है वो सब्जेक्ट है। अब और आगे प्रीडिकेट, द प्रीडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स विथ द एसेंशियल वर्ड बीइंग अ वर्ब। कह रहा है कि प्रीडिकेट जो है वो आपका वन वर्ड्स हो सकता है या फिर सेवरल वर्ड्स, मतलब बहुत सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रीडिकेट है वो, इसका काम क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे माई ड्रेस, माई ड्रेस आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये बता रहा है इज़ ब्यूटीफुल, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो जो माई ड्रेस जो है, मतलब हमारा जो ड्रेस है वो ब्यूटीफुल है। तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये प्रीडिकेट दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस का अगला पार्ट जो है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो व्हेन द वर्ब इन द प्रीडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर एक चीज़ समझने का क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे आप अक्सर लोग सुनते रहते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है और इससे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, दोज विच डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही प्ले, ही प्ले, ही प्लेज, ठीक है। तो प्लेस जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। फुटबॉल, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बगैर ऑब्जेक्ट का सेंटेंस जो है वो पूरा सेंस आपको नहीं देगा, ठीक है। ऐसा वर्ब जिसके पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पूरा सेंस नहीं देगा, ठीक है। और कितने सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट के ही पूरा फुल मीनिंग देते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसके पास एक ये ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, अगर हम फुटबॉल नहीं बोलेंगे तो सेंटेंस जो है वो अधूरा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या खेल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम बोलें ही स्लिप, ही स्लिप, तो मतलब वो सो रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब है लेकिन अलग से यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आपको नीड्स नहीं है कि वो क्या, क्योंकि ही है ना, ही के स्लीप मतलब वो ही स्लीप, वो सो रहा है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वही हम खेलने के कंटेस्ट में बात करें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ब जिसे अगर ऑब्जेक्ट के बगैर वो पूरा मीनिंग नहीं दे तो उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। फिर हम अपना पहले सेशन पर आ जाते हैं। तो व्हेन द वर्ब इन द प्रीडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर भी वो बता रहा है कि इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसको एक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत होगा अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, आई थ्रो अ बॉल, आई थ्रो अ बॉल मैक्स कंप्लीट सेंस। तब ये आपका जो बॉल है यहाँ पर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा सेंस नहीं देगा, यानी पूरा मीनिंग नहीं देगा। तो ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का होना कितना ज़रूरी है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, आई सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर ए सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट हो गया। यू शुड लर्न, है ना, स्विमिंग, है ना, आपको तैरना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। अब जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले देखते हैं। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन। ठीक है, द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर गिव, गिव यानी व्हाट। अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है या फिर इनडायरेक्ट का, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, व्हाट। व्हाट से आपका ये पता चल जाएगा कि, है ना, व्हाट से अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है सेंटेंस में कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, तो आप अगर व्हाट कहेंगे तो व्हाट कहने से जिस चीज़ का आंसर मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और whom, फॉर whom। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप फॉर whom मतलब किसको, किसको, फॉर whom मतलब किसको, आप ये चीज़ बोलेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर है व्हाट मतलब किसको, गेव, गेव है ना यहाँ पर, गेव स्वीट्स, तो टू द चिल्ड्रेन क्या दिया, तो यहाँ पर स्वीट्स दिया। ठीक है, व्हाट का अगर हम ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन करेंगे कि गिव यानी दिया, तो वो इसका क्वेश्चन हो गया व्हाट मतलब क्या दिया, तो स्वीट्स दिया। तो यहाँ पर स्वीट, व्हाट का आंसर जो है वो हमें स्वीट्स मिल रहा है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसको दिया, स्वीट्स तो दिया, लेकिन किसको दिया, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे फॉर whom। तो इसका जो आंसर आएगा तो किसको, फॉर whom यानी किसको दिया, तो इसका आंसर क्या है, द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर द चिल्ड्रेन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और व्हाट मतलब क्या दिया, यहाँ पर स्वीट्स दिया। ठीक है, द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन, स्वीट्स दिया, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब एक लास्ट में एक इसमें टॉपिक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी आपका सेंटेंस का पार्ट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा है, फिर उसके बाद प्रीडिकेट पढ़ें, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़ें, फिर हम ऑब्जेक्ट का टू टाइप्स पढ़ें, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये अब अगला है ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। व्हेन द वर्ब इन द प्रीडिकेट, व्हेन द वर्ब इन द प्रीडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब इसे ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ऐसा सेंटेंस जिसे अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, मतलब वो विदाउट ऑब्जेक्ट का भी पूरा फुल मीनिंग देता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो कंप्लीमेंट किसे कहेंगे, यहाँ पर तो हमारा टॉपिक है कंप्लीमेंट। तो कह रहा है कि व्हेन द वर्ब इन द प्रीडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स। कह रहा है कि ऐसा वर्ब या फिर प्रीडिकेट जिसके पास अपना जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे एक एडिशनल वर्ड्स का कभी कभी ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे बेबी वाज अलर्ट, एग्जाम्पल में है द बेबी वाज अलर्ट। और दूसरा एग्जाम्पल में है पीपल आर इन द हॉल, पीपल आर इन द हॉल, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है आपका। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब का बात करें, आप इसे यहाँ पर डिफिनेशन इसका दिया हुआ है, आप इसे लिख लीजिए कॉपी में।